दोस्तों, सोचिए एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक की शुरुआत की। क्या आपने कभी सोचा है कि हिटलर ने खुद को गोली क्यों मारी? एक आदमी इतना क्रूर कैसे बन गया? हिटलर की चाइल्डहुड और स्ट्रगल क्या थे? कैसे उसने दुनिया पर इतना बड़ा असर डाला? क्या हम उसकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं? आज हम आपको लेकर चलते हैं हिटलर की जिंदगी के उस सफर पर जो उसे एक आम बच्चे से दुनिया के सबसे खतरनाक नेता तक ले गया। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्रोना-ओमेन, ऑस्ट्रिया में हुआ। वो अलोइस हिटलर और क्लारा पोल्ज़ल के बेटे थे। उनकी फैमिली बैकग्राउंड सिंपल लेकिन स्ट्रिक्ट थी। उनके पिता अलोइस एक रिजिड और समटाइम्स अब्यूजिव व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां क्लारा लविंग और प्रोटेक्टिव थीं। हिटलर के बचपन में कई स्ट्रगल्स थीं। वो शाय, इंट्रोवर्टेड और अक्सर सॉलिटरी बच्चा था। उसे आर्ट और हिस्ट्री में गहरी रुचि थी, लेकिन साथ ही डिसिप्लिन और अथॉरिटी की वजह से डर भी था। बचपन में हिटलर के अंदर परफेक्शनिज्म और डोमिनेंस की सीड्स बस चुकी थीं। वो अक्सर फैंटेसी वर्ल्ड्स में खोया करता था और रिजेक्शन से डरता था। यहां से सवाल उठता है, क्या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ने हिटलर को फ्यूचर डिक्टेटर बनने में शेप किया? बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि हाँ, बचपन के ट्रॉमा और स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग ने उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स और एक्सट्रीम बिहेवियर ने योगदान दिया। हिटलर का सपना हमेशा आर्ट में करियर बनाने का था। वो वियना में कुंस्ट हिस्टोरिसिस इंस्टीट्यूट जाना चाहता था, लेकिन वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन उसके लिए बहुत बड़ा ब्लो था। उस समय उसने स्ट्रगल किया, पैसों की कमी, पॉवर्टी और रिजेक्शन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और सोसाइटल फेलियर्स। लेकिन इसी समय उसने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ की सीड्स भी डेवलप की। वियना में रहने के दौरान उसने नेशनलिज्म, एंटीसेमिटिज्म और एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ को ऑब्जर्व किया। यंग हिटलर ने न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू किया और सोशल प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया। इस फेज़ में उसके अंदर रिजेंटमेंट और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित हुआ। यही वो समय था जब हिटलर ने अपनी लाइफ की डायरेक्शन तय करनी शुरू की। आर्ट का सपना खो गया, लेकिन एम्बिशन और डिजायर टू लीड वर्ल्ड बढ़ता गया। 1913 में हिटलर ने वियना छोड़ा और म्यूनिक, जर्मनी में सेटल हुआ। जल्द ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। हिटलर ने आर्मी में एनलिस्ट किया और फ्रंटलाइन सर्विस की। वॉर ने उसे पर्पस और आइडेंटिटी दी। वो मेडल्स और रिकग्निशन के लिए ईगर था, लेकिन डिफीट ऑफ जर्मनी ने उसे डीपली फ्रस्ट्रेटेड किया। यहां से उसका नेशनलिज्म और रिजेंटमेंट एक्सट्रीम फॉर्म में आया। ज्यूज और कम्युनिस्ट को जर्मनी की प्रॉब्लम्स का स्केपगोट माना। पॉलिटिकल आइडियाज की जड़ें इसी समय गहरी हुई। यही फेज हिटलर के लिए टर्निंग पॉइंट था। एक ऑर्डिनरी सोल्जर से फ्यूचर डिक्टेटर बनने का पाथ यहां शुरू हुआ। जैसे ही हिटलर ने म्यूनिक में कदम रखा, उसके अंदर एम्बिशन और आइडियाज और भी मजबूत हो गए। जर्मनी की हार और ट्रीटी ऑफ वर्साई ने उसे डीपली फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। वो सोचता था, क्यों हमारी नेशन इतनी कमजोर हुई? कौन जिम्मेदार है? यहीं से उसकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे आज हम नाज़ी पार्टी के नाम से जानते हैं, में शामिल होकर अपनी आवाज को बड़ा मंच दिया। पार्टी में उसे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिला। धीरे धीरे लोगों को अपनी कैरिज्मा और स्पीचेस से इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। लोग उसके एक्सट्रीम नेशनलिज्म और प्रॉमिसेस ऑफ रिवाइवल से अट्रैक्ट हुए। 1920 के दशक में हिटलर ने नाज़ी पार्टी के मैनिफेस्टो को ड्राफ्ट किया। उन्होंने प्रोपेगेंडा और मास रैलीज के जरिए लोगों का सपोर्ट गेन किया। जूविश कम्युनिटीज और कम्युनिस्ट को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के रूप में टारगेट किया। 1923 में म्यूनिक पुच अटेम्प्ट हुई, एक फेल्ड कू जिसमें हिटलर अरेस्टेड हो गया। जेल में उसने माइन काम्फ लिखा, जिसमें उसने अपनी आइडियोलॉजी और प्लान्स लिखे। इस किताब ने उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग को पूरी दुनिया के सामने रखा। ये किताब हिटलर की राइज की नींव बन गई। जेल के बाद वो लीगल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ा और स्लोली जर्मनी में पावर गेन करने लगा। 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता थी। ग्रेट डिप्रेशन के कारण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। हिटलर ने वादे किए, नौकरियां, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, नेशनल प्राइड। 1933 में हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी बनाया गया। पहली प्रायोरिटी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को रिमूव करना। इनेबलिंग एक्ट के तहत उसने डिक्टेटोरियल पावर्स गेन किए। अब हिटलर जर्मनी का एब्सोल्यूट रूलर बन चुका था। प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री ने मीडिया और एजुकेशन को कंट्रोल किया। यूथ और आर्मी को नाज़ी आइडियोलॉजी के अनुसार ट्रेन किया गया।
एंटीसेमिटिक लॉज और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स शुरू हुए। हिटलर के शासन में जर्मनी ने कई इंटरनल चेंजेस देखे, ऑटोबान्स, इंडस्ट्रियल रिवाइवल और मिलिट्री बिल्डअप पर, साथ ही ब्रूटल रिप्रेशन, सेंसरशिप और टेरर। ऑपोजिशन को इम्प्रिजन या एलिमिनेट किया गया। ज्यूज, रोमानी, डिसेबल्ड, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। हिटलर का करिश्मा और फियर टैक्टिक्स ने उसे अनचैलेंज्ड बनाया। लोगों ने उसे सेवियर और मेसाया के रूप में देखा, लेकिन इस इल्यूजन के पीछे जर्मनी स्लोली डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही थी। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को एकमक्स किया, अंशलुस और फिर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटलैंड पर क्लेम्स किए। लीग ऑफ नेशंस ने वीक रिस्पॉन्स दिया। हिटलर को कॉन्फिडेंस मिला यूरोप में वॉर शुरू करने का। 1939 में पोलैंड पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अर्ली विक्ट्रीज, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स। ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स ने दुनिया को शॉक किया, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट और सोवियत रेजिस्टेंस ने उसे ग्रेजुअली चैलेंज किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इस एक्ट ने पूरे यूरोप में कैओस पैदा कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया। हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर टैक्टिक का इस्तेमाल किया, जिससे पोलैंड और बाकी टेरिटरीज जल्दी कैप्चर हो गए। अर्ली विक्ट्रीज ने हिटलर और जर्मनी को ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस जल्दी फॉलो हो गए। हिटलर का करिश्मा और मिलिट्री स्ट्रैटेजी लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था, लेकिन ये विक्ट्रीज केवल बिगिनिंग थी। ईस्टर्न फ्रंट और सोवियत यूनियन में संघर्ष ने उसे मुश्किल में डाल दिया। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च किया। शुरुआत में जर्मन आर्मी को बहुत सफलता मिली, लेकिन सर्दी, सप्लाई इश्यूज और सोवियत रेजिस्टेंस ने सिचुएशन चेंज कर दी। 1942 से 1943 में स्टालिनग्राद बैटल ने जर्मनी को डेवास्टेटिंग ब्लो दिया। फर्स्ट मेजर डिफीट ऑफ हिटलर्स आर्मी, मोरल लो, रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न फ्रंट पर एलाइज का रेजिस्टेंस बढ़ता गया। डी-डे इन्वेजन 1944 ने वेस्टर्न यूरोप में एलाइज का फुटहोल्ड एस्टैब्लिश किया। जर्मनी ग्रेजुअली रिट्रीट करने लगी। हिटलर अब पैरानॉइड और डेस्परेट हो गया। मिस्टेक्स, इग्नोरिंग जनरल्स, अंडर एस्टिमेटिंग एनिमीज और अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजीज। 1945 आते आते एलाइज और सोवियत फोर्सेस बर्लिन के पास पहुंच गए। जर्मनी के सिटीज डिस्ट्रॉयड, मिलियंस डेड। हिटलर ने अपने स्टाफ को कमांड देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन होपलेस थी। अप्रैल 1945 में हिटलर ने बर्लिन बंकर में रिट्रीट किया। घमासान में घेरा, बमबारी की गई शहरों और एलाइज के एडवांसिंग फोर्सेस। एलाइज और सोवियत्स के आने का डर। यहां हम उस सवाल का जवाब देख सकते हैं, हिटलर ने खुद को क्यों मारा? फियर ऑफ कैप्चर और ह्यूमिलिएशन, डिजायर टू कंट्रोल हिज ओन डेथ, अवॉइड पब्लिक ट्रायल या पनिशमेंट। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ सुसाइड किया। बॉडी को बंकर में बर्न किया गया। वर्ल्ड ने जल्द ही इस डेथ की खबर सुनी और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड नजदीक आया। हिटलर की लाइफ एक ट्रैजिक और टेरिफाइंग एग्जाम्पल है कि कैसे एम्बिशन, आइडियोलॉजी और पावर का मिसयूज दुनिया के लिए कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकता है। हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि विजिलेंस, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी ही हमें ऐसी ट्रेजेडीज से बचा सकती हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी से सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहेंगे। आइए हिस्ट्री से सीखें और भविष्य को बेहतर बनाएं।